हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में दीपक फर्टिलाइज़र्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड इस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कंपनी में थोड़ी दिन से स्टडी कर रहा था एंड मेरे फाइंडिंग्स आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे, इस कंपनी का रिज़ल्ट्स भी अनाउंस हुआ है एंड रिज़ल्ट्स आर गुड। और उसी के हिसाब से मैं उस रिज़ल्ट्स के बारे में भी डिस्कस करूँगा एंड लेट अस सी कि ये पोजीशन इस स्टॉक में एंटर करने के लिए गुड टाइम है कि और थोड़ी देर वेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दीपक फर्टिलाइज़र एंड पेट्रोकेमिकल्स, इस कंपनी का बिजनेस 3 स्ट्रीम्स पे डिवाइडेड है। एक बनाती है जो कि माइनिंग केमिकल है, दूसरा है इंडस्ट्रियल केमिकल एंड तीसरा है क्रॉप न्यूट्रिएंट। जैसे कि नाम से ही जानते होंगे आप, ये फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र्स जनरली अमोनिया बनाती है इस कंपनी, और जो कि क्रॉप न्यूट्रिएंट के हिसाब से भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा इनके पास काफ़ी सारे दूसरे टाइप्स के पेटेंट्स भी हैं जो कि क्रॉप एनरिचमेंट में यूज़ हो सकता है और क्रॉप डेवलपमेंट में यूज़ हो सकता है। और उसी के हिसाब से अगर हम माइनिंग केमिकल्स में देखेंगे तो इनका मेन फोकस है टैन, जो कि टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट है। टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट जनरली एक एक्सप्लोजिव के तरीके से यूज़ होता है और इस एक्सप्लोजिव को माइनिंग में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल इस बजट में, जो कि 2023-24 का बजट में, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए? जनरली सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए। और सीमेंट हमको आता है लाइमस्टोन से, और लाइमस्टोन को हम जो लाइमस्टोन एक्सप्लोजन करके जो माइनिंग करते हैं, तो लाइमस्टोन माइनिंग में एक्सप्लोजिव्स टैन का यूज़ होता है। उसी के तरीके से स्टील, जो कि आयरन ओर से आते हैं, और उसको भी माइनिंग में टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट यूज़ होता है। तो इसलिए इनका जो टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट का बिजनेस है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बट प्लीज़ नोट, ये एक स्पेशलिटी केमिकल नहीं है। टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट एक कमोडिटी है। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूं। आप जाइए, कमोडिटी प्राइसेस चेक कीजिए और टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट का कमोडिटी प्राइस क्या चल रहा है उसको देखने की कोशिश कीजिए। और अब ये जो टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट, इसका प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसके बारे में आप जानने की कोशिश कीजिए। ये हो गया टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट। और अगर हम दूसरी चीज़ देखते हैं तो अमोनिया, ये अमोनिया भी प्लांट एस्टैब्लिश किए हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन का मूड पे है इस कंपनी, और अमोनिया का प्लांट जो कि है उन्होंने एस्टैब्लिश किया है। और एक चैलेंज अमोनिया से ये आ रहा है कि चाइना यूज टू इम्पोर्ट लॉट ऑफ अमोनिया, बट करंटली जो सिचुएशन हुआ है यूरोप में अमोनिया जनरेशन कम हुआ है, जो अमोनिया कैपेसिटी शट हुए हैं। और चाइना में क्या हो रहा है कि अमोनिया इन सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है। तो अमोनिया जो कि चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा है, इसकी वजह से द डिमांड, इंटरनेशनल डिमांड में थोड़ा चैलेंजेस है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना में द कंजम्पशन ऑफ अमोनिया इज आल्सो इंक्रीजिंग वंस दे स्टार्ट कंज्यूमिंग वट एवर दे आर प्रोड्यूसिंग। सो इंटरनेशनल मार्केट में अमोनिया का डिमांड बढ़ जाएगा, और उसके हिसाब से अमोनिया का जो बनाती है ये कंपनी दीपक फर्टिलाइज़र, इस पे काफ़ी इम्पोर्टेंट असर पड़ने वाला है। और ये एक हो गया। और तीसरा है जो कि इनका क्रॉप न्यूट्रिशन के स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे, देयर हैज़ बीन अ स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स विच दीज गाइस आर प्रोड्यूसिंग। तो ये सिर्फ ये एक ग्रेड के फर्टिलाइज़र नहीं बनाते, ये क्रॉप स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और
इसको बिजनेस में एक्सपांड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था, रिसेंटली हुआ था, उसमें टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट के बारे में काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल दिया गया है। टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट का डिमांड 5 to 6% ओवर नेक्स्ट 4 ईयर्स बढ़ने की चांसेस हैं, और करंट डिमांड है 1.1 to 1.2 मिलियन टन्स की डिमांड है जो इंडिया में, जो कि 25% उसमें इंपोर्ट होता है। और ये 25% इंपोर्ट इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग उतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी उतने सारे नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग उतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, इसकी वजह से टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट का इंपोर्ट होता है हमारे इंडिया में। तो ये हो गया इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर हम इन टर्म्स ऑफ इनका फाइनेंशियल्स देखेंगे तो एबिटा मार्जिन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एबिटा एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू देखेंगे तो इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू Q3 FY22 और Q3 FY23 से कंपेयर करेंगे तो अराउंड ऑलमोस्ट 30 to 40% ग्रोथ देखने को मिली है। और यहाँ पे अगर इबिटा मार्जिन भी देखेंगे तो अराउंड 17% ग्रोथ देखने को मिली है। इनका परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो देयर हैज़ बीन अ रोबस्ट परफॉर्मेंस across segment driven by demand and transformative initiatives। और अगर केमिकल बिजनेस में देखेंगे तो देयर इज अ कंसिडरेबल ग्रोथ, 1/3 ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर फर्टिलाइजर बिजनेस भी देखेंगे तो 1/3 परसेंटेज ऑफ ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर हम ग्रोथ मोमेंटम भी देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनिंग केमिकल, जो कि टैन टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट के बारे में मैंने बताया था, तो यहाँ पे भी 1/3 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेल्स ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा डिप देखने को मिला है माइनिंग केमिकल के हिसाब से। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी 117% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुआ है मानसून में, टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट का। अगर हम इन टर्म्स ऑफ स्टील ग्रेडेड नाइट्रिक एसिड इसके बारे में देखेंगे तो Q3 FY22 में सिर्फ 381 करोड़ में था, अभी 454 करोड़ में पहुंच गया है। और फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल्स में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, और ये अच्छी चीज़ बन जाते हैं। और अगर हम फर्टिलाइजर रेवेन्यू में भी देखेंगे तो ये भी ग्रोथ हमको देखने को मिली है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न जो कि लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में हमको देखने को मिला है वो है रॉ मटेरियल का प्राइस। लेकिन क्या इस रॉ मटेरियल प्राइस को ये लोग एंड कस्टमर्स तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, ये अगर हम देखेंगे तो दे हैव बीन सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। सो जो डिस्पाइट द रॉ मटेरियल कॉस्ट राइज, द कॉस्ट हैज बीन पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स एंड दैट इज आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव। हम इन स्पेसिफिक इनका कैपेक्स प्रोग्राम भी देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट 4,350 करोड़ की है, और आज तक 3,290 करोड़ का हो गया है। और डेब्ट अराउंड 2,000 करोड़ की है, इक्विटीज अराउंड 1,300 करोड़ की है। और उसमें से टैन का जो कि टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट इसका 2,200 करोड़ की है, और कॉस्ट इनकर्ड इज 446 करोड़ एंड ये हो जाती है। और अगर हम देखेंगे तो इनका अमोनिया एक्सपेंशन अगर हम देखेंगे तो प्लस 500,000 की हुई है, और टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट टैन एक्सपेंशन प्लस 376,000 की हुई है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ इनका इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 21% पहुंच गया है, जो कि 6% में था दिसंबर 2019 में। एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी ग्रो किया है। और प्रमोटर्स प्लेज, जो कि एक प्रमोटर्स अपने हिस्से का शेयर प्लेज हुआ होता है, उसको भी कम किया है, नाउ बीन रिड्यूस्ड ओनली 3.1%। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इस कंपनी के बारे में। और इसके अलावा अगर हम इनका स्ट्रैटेजिक रोड मैप देखेंगे तो इनका 40+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट ऑपरेटिंग एक्सेलेंस है, स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट इन द इंडियन ग्रोथ स्टोरी है, जो कि हम देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हो गया और द एनर्जी रिक्वायरमेंट का हो गया, तो इनका स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट है। और वैल्यू चेन भी कैप्चर किया है, और प्रोडक्ट्स को रीडिफाइन और रीवैल्यू किया है। अगर हम इन स्पेसिफिक इनका फंडामेंटल्स देखें
तो हम देख सकते हैं ये अराउंड 8,000 करोड़ की कंपनी है। ये स्मॉल कैप टू मिड कैप रेंज में आ जाता है। स्टॉक पी इज रीजनेबल, दैट इज 6.4, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 20%, जो कि अच्छी माने जाते हैं। और करंट प्राइस है 630 एंड बुक वैल्यू इज 361। सो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखेंगे तो रीजनेबल है। एंड अगर हम प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो भी देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ये बहुत ही अच्छी हो जाते हैं। और अगर हम डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो 16% है एंड फेस वैल्यू इज 10 रुपीज़। सो ये काफ़ी अच्छी तरीके से डिविडेंड भी देते हैं। अगर हम इनका एवरेज पी भी देखेंगे तो 10.3 है, करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 6.4। सो हमारे पास और भी थोड़ा बैंडविड्थ है जो कि बढ़ सकता है। सो एक पॉजिटिव चीज़ हो जाता है। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो इनके पास 222 करोड़ की फ्री कैश फ्लो है। सो देर इज़ नो प्रॉब्लम विथ द डेप्ट प्रॉब्लम्स। एंड अगर हम रिजल्ट्स भी देखेंगे तो इवन दो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से ये थोड़ा कम है, बट ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे तो देर हैज़ बीन कंसिडरेबल ग्रोथ सीन इन दिस क्वार्टर। सो जनरली फोर्थ क्वार्टर ऐसा होता है कि जो कि काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमको वेट एंड वॉच करके देखना पड़ेगा कि अगर आने वाले कुछ समय में कैसे ये कंपनी परफॉर्म करती है। सो अगर मैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बोल रहा था, अराउंड 3,000 करोड़ की इनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है और इन्वेस्टमेंट है 631 करोड़ की। सो एक पॉजिटिव फैक्टर बन जाता है और ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हम इनका टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला था। ये काफ़ी अच्छा भाग चुका था, अराउंड 1000 रेंज तक पहुंच गया था, लेकिन अभी काफ़ी करेक्ट हो चुका है, 628 लेवल पे आया है। बट प्लीज़ नोट वी गाइस हाउ टू बी केयरफुल, बिकॉज ये जो मैंने पहले ही बता चुका है, ये देर इज़ दिस चाइना चैलेंज, जो कि बिकॉज द अमोनिया ग्रेड विच दीज गाइस आर प्रोड्यूसिंग इज ऑल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय चाइना, एंड यूरोप मार्केट को चाइना एक्वायर कर चुका है। और ये इनको कॉम्पिटिटिव प्राइस में लेके आना पड़ेगा और उनका एक्सपेंशन भी काफ़ी रोबस्ट एंड एग्रेसिव होना चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर ये अपना पोजीशन होल्ड कर सके। This is what I wanted to share in this video, and if you do like this video, please like, share and subscribe. Or please note, this is not a video for buying or selling recommendation. This video is only for educational purpose. Or please do make your financial decision based on the inputs from your own financial advisor or your own financial will. And thank you for watching. Keep supporting. Let us meet in the next video.